Hi, namaskar, adab, sat sri akal. Hope all of you are fine and happy at your home and enjoying your life well. कभी-कभी लोग कहते हैं कि skills are the biggest, life pattern. So अगर हम skills की बात करें तो कई लोग कई skills में देखे जाते हैं. Be it somebody those who are very studious, इन्होंने अपना नाम बना लिया, वो भी एक skill है. Somebody those who are good in cooking, that is also one of a big skill. तो ऐसे skill के ऊपर पे we were observing ourselves कि हम ऐसा क्या करें जिसमें हम ऐसे skill artist को आपके सामने लेके आए. तो हमें ऐसा लगा ये काम करते करते why don't we introduce a theme which have जो ज्यादातर हम देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग में हम उठे तो हमने पेपर पढ़ लिया. किसी दिन ऐसा हुआ कि हम टेलीविजन देख रहे हैं, अचानक से किसी एक्टर ने कुछ बात कही, वो सुनी हुई बात किसी और के ज़बानी थी. ये सारी बातों को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो we got to know there is somebody who's behind the scene who's taking care of all these big responsibility. So today's celebrity or today's special featuring to Mr. Amol, who is from Itwad. Hi, Mr. Amol, how are you? Hello, I'm good. Good to hear such a lovely face. अच्छा लगता है जब हम ऐसे खूबसूरत चेहरों को देखते हैं. और अच्छी बात ये भी रहता है कि मैं इन्हें क्या कहूँ, मैं इन्हें कंटेंट क्रिएटर कहूँ, मैं इन्हें स्क्रिप्ट राइटर कहूँ, मैं इन्हें जर्नलिस्ट कहूँ, मैं इन्हें टीम लीडर कहूँ, या मैं ये कहूँ कि इन्होंने टीवी के कई ऐसे शोज को भी इन्होंने स्क्रिप्टिंग राइटिंग की है. क्या कहूँ अमोल जी, आपको बताइए. First of all, thank you, Vicky, for calling me over for this podcast. I'm happy that I get one more such stage to talk to students, talk like you said कि बहुत कुछ बोलने को है जी. अब जब मौका मिलता है तो अच्छा लगता है जी. No, it's good for us also because we really need somebody who can, at least guide to the people, or who can be face to the people, or who can be, an identity for the people. So अलग-अलग आइडेंटिटी से लोग जानते हैं. मैं आपकी जितनी स्टोरी बोर्ड आपकी मैंने देखी है, बड़ा अजीब सा मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि यार इन्हें स्क्रिप्ट लिखना तो बोला जाता है, ठीक है मैं लिखने बैठ गया. आपने टीवी शोज हो गए या फिर कंटेंट क्रिएटिंग, बहुत अलग अलग जगह पे आपने अपनी कला दिखाई है. आपको क्या लगता है कला होती क्या है बेसिकली? मेरे लिए तो ऐसा हुआ है कि कला तो बस जिंदगी है. मतलब जिंदगी से जो भी तजुर्बा होता है जिंदगी का, अगर मैं ट्रांसलेट करता जाऊं जी, जो भी मेरे पास स्किल है, अगर मेरे पास पेंटिंग है तो मैं पेंट के द्वारा, अगर मेरे पास कलम है, जैसे मैं लिखता हूँ तो अपनी कलम के द्वारा अगर मैं उसको ट्रांसलेट करता जाता हूँ तो बस वही स्किल है, वही आर्ट है. ओके, तो आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये तीनों सब्जेक्ट में कला की माहिरता हासिल की है? हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में लिखता हूँ मैं. ओके. तो यस. तो मैंने आपके पूरे पोर्टफोलियो में देखा था यू बीइंग विद बिग न्यूज लीडिंग कंपनीज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स, इवन हितवाद यू आर स्टिल वर्किंग, राइट? कैसा रहा आपका ये दौर जहां अब तो आप टीम लीड कर रहे हैं, मतलब लिखना भी तो एक कला है ना. तो आप क्या लिखते हैं उसमें, कौन सा स्टोरी या कौन सी चीज को फीचर करते हैं? मोस्टली अभी जो मैं हूँ, आई एम वर्किंग एज अ चीफ सब एडिटर. तो मैं बेसिकली जो सिटी लाइन का जो डेस्क है वो संभाल रहा हूँ. ओके. तो जब स्टोरीज जब आ जाती है, जब रिपोर्टिंग पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में जो उसका मतलब जो भी एडिटिंग, हेडलाइनिंग, जो उसको जो भी आयाम देना होता है, उसको आगे ले जाना होता है, जो फाइनल जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें हम लोग काम करते हैं. ओके, लेकिन मेरा एक पॉइंट जी, उससे पहले मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ. वो जो इतना बड़ा जो नागपुर टाइम्स होता है, उस नागपुर टाइम में तो अलग अलग फीचर्स होते हैं ना, कि आज स्पोर्ट्स का एक हो गया तो कोई एजुकेशन हो गया तो कोई एंटरटेनमेंट हो गया. ये सारी चीज आप अकेले करते हैं? जी नहीं, मैं स्पोर्ट्स और बिजनेस का डेस्क अलग है. ओके. हम लोग जो बाकी जो जनरल न्यूज होती है वो वाला हैंडल करते हैं. ओके. तो उसमें फिर बहुत कुछ हो जाता है, कल्चरल होता है, बाकी पॉलिटिकल होता है, क्राइम होता है. तो ये सारी चीजें उसमें मोस्टली कवर होती है. इतनी दौर आपने देख लिया, ऑलमोस्ट मोर देन 12 years, 13 years of experience. Yes, more 12, and it has been a very tumultuous जर्नी. मतलब काफी, एक तो मैंने 10-12 साल के बाद में ब्रेक लिया था न्यूज़पेपर से. ओके. बड़ा आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर. तो उस वक्त लेना बड़ा क्या कहते हैं उसको, बेवकूफी का काम माना जाता था. तो मैंने छोड़ दिया था. डीएनए मुंबई से मैंने जॉब छोड़ दिया, और फिर उसके बाद बिकॉज आई वांटेड टू राइट,
Okay. तो फिल्म्स के लिए मुझे फुल टाइम देना था, इसलिए मैं उसके साथ रहा। कुछ लोगों के साथ सीखा, कुछ लिखता रहा। उसके बाद एड एजेंसी में भी 3-4 साल काम किया इस तरह से। तो करते करते काफी क्रिएटिव राइटिंग में लोगों के लिए करता था। मैंने अपना ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है, बट मैं आई हैव बीन राइटिंग फॉर पीपल, ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग। ओके। तो उसमें फिर पोएट्री है, सॉन्ग्स है। मतलब हमारे दौर को तो आप बहुत एंटरटेनिंग बनाने वाले हैं आज के फीचर पर, ऐसा लगता है मुझे। It is not just all about poetry, it is all about songs, it's all about। मुझे एक पॉइंट बताइए, पहला दिन का कोई आपको मालूम है, पहला वर्ड, पहली लाइन आपने क्या लिखी थी जब सबसे पहली बार आपने कलम उठाया था प्रोफेशनली? प्रोफेशनली तो ऐसा बताना मुश्किल मतलब है। थोड़ा सा मैं ऐसा रैंडम क्वेश्चन कर लिया हूँ, और मुझे ऐसा लगा कभी कभी कुछ बातें याद होती है, इंसिडेंट जैसे याद होते हैं। हाँ, जब मैं हितवाद मैंने पहली बार ज्वाइन किया था 20 साल पहले, तो अभी मैं दोबारा आया हूँ, 1 साल पहले मैं वापस आया हूँ। तो जब मैं आया था तब मैंने सर से कहा कि सर अपने यहाँ पे लिटरेरी मैगजीन नहीं होता क्या? मतलब नया नया था तो बड़ा जोश था जी। तो सर ने मुझे फिर भी जो हमारे एडिटर्स हैं विजय पंचीकर, उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। मैं तो ट्रेनी था तब, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर लिखना चाहते हो तो मुझे कुछ लिख के दिखाओ पहले, ठीक है, फिर अपन सोचेंगे। एंड देन आई रोट एन आर्टिकल, तो उसका भी काफी तारीफ हुई। मतलब मेरी जो क्षमता थी उस वक्त उसके हिसाब से। किस ज़बान में आपने लिखा? इंग्लिश में हितवाद के लिए। हाँ, ओके। सो देन आई वेंट ऑन राइटिंग आफ्टर दैट। मैं लिखता रहा और बस दैट वाज माय फर्स्ट एज अ यू नो कॉलेज में लिखा करता था, कॉलेज मैगजीन में, बट दिस वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल राइटिंग। ओके। और फिर बाकी जहाँ क्रिएटिव की जरूरत पड़ी, मौके पड़े। राइट, दैट्स गुड। अभी इसके अलावा मैं देखता हूँ आपने रियलिटी शोज में भी रोल, मतलब बहुत है ना, ये जर्नी बड़ी खूबसूरत लगती है जब आप 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं जहाँ से आप अपना करियर, नागपुर ऑरेंज सिटी के लिए जरूर जाना जाता है, बट होता है कि यार हम टेलीविजन पे भी पहुंच गए। सो वहाँ केबीसी का दौर आपको कैसे, क्या केबीसी मराठी की हम बात कर रहे हैं? ओके, तो वो दौर कैसा था आपका? दैट वाज वंडरफुल। मतलब अचानक ही उसके पहले एक मुझे रियलिटी शो मिला था जिसका नाम है नंबर 1 यारी विद स्वप्निल। नंबर 1 ने जिसको करेक्ट वो किया था, स्पॉन्सर किया था। तो उसमें मुझे सिर्फ इसलिए लिया गया था कि यहाँ पे सारे मराठी लोग हैं, और जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो लोग थे, जो सचिन पेगावकर और उनकी बेटी श्रेया पेगावकर, शी वाज एक्टिव इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उसमें सारे अंग्रेजी बोलने वाले हैं मैक्सिमम। तो जो मेरे राइटर थे उन्होंने कहा यार थोड़ा मेरा कहीं छूट जाता है, तो तुम मेरे साथ रहा कर, और बस मतलब सो दैट वी कैन टुगेदर वर्क ऑन दिस। तो सिर्फ अंग्रेजी समझ में आता है इसलिए मुझे लिया गया था वहाँ पे, और देन उसमें मेरा अच्छा मतलब एक्टिव रहा। मैंने बड़े शौक से काम किया क्योंकि मेरा पसंदीदा काम था। तो उसके बाद मुझे फिर उसके ऊपर से केबीसी में बुलाया गया, मतलब बिकॉज वहाँ पे फिर नेटवर्क बन गया और केबीसी का काम मिला। सो दैट वाज समथिंग वेयर आई लर्नड अ लॉट। जो अरविंद जगताप करके जो राइटर हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने राइटर, तो उनके साथ मैंने देखा बड़ा एफर्टलेसली वो सोचते हैं, लिखते हैं। वैसा लगता नहीं कि काम कर रहे हो, वैसा लगता कहीं घूम रहे, सिगरेट पी रहे हैं, बट वो पूरा देर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो वो सिंपल सी बात भी बोलते हैं ना तो बड़ा मजा आ जाता है। मतलब या तो ह्यूमरस होती है या विटी होती है, और फिर वही उनके लिखने में भी छलकता है। तो उनके साथ साथ अभी है ना, आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे, लेकिन है ना वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार हर बंदा बोलता है कि मुझे टेलीविजन में जाना है तो दे नीड अ गॉडफादर। आपको तो खैर नहीं मिला, लेकिन आपने कोशिश की, मेहनत की। किसे अगर जाना हो इस लाइन में तो उसे क्या करना चाहिए? गॉडफादर की जरूरत नहीं, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, क्योंकि देखिए मेरी रियल एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पर्सनालिटी भी ऐसी मेरी नहीं है कि मैं बहुत डोमिनेटिंग, या फिर मेरी बहुत बड़ी आवाज बड़ी है, या फिर मैं बहुत चौड़ा और ये सब कॉन्फिडेंट वगैरह जो होता है ना, बहुत चालाकी है, ऐसा वगैरह भी कुछ नहीं। उसके बावजूद भी अगर तुम करना चाहते हो, इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर अगर ईमानदार है तो, और टैलेंट है, तो टैलेंट ऑफ कोर्स ये भी होता है कि टैलेंट रॉ टैलेंट का कुछ नहीं हो सकता, उसको तराशना पड़ता है। तो जब अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इन शॉर्ट, तो यू कैन रीच एनीवेयर। उसके बाद धीरे लोग नोटिस करेंगे। अगर आप ईमानदार हो तो लोग नोटिस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो ये कहते ही हैं कि ईमानदारी इज द की टू रीच टू द सक्सेस, राइट? ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, वर्किंग। और जहाँ मैंने देखा कि जहाँ मैंने आलस किया वहां पे मैं पीछे पड़ गया, वहां पे मैं पीछे फेंका गया, और फिर मैंने अपने आप को ये किया और रीस्टार्ट। तो
उस पर से मुझे ये बात समझ में है कि अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो वो दिखेगा, क्योंकि वहां पर सेट्स पे इतने लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं और हर किसी का फीडबैक मायने रखता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको कभी ऐसा कोई बहुत बड़ा फीडबैक जैसा मिल गया आपकी टीम के, यार ये तो बड़ी अच्छी ज़बान थी, बहुत अच्छा लैंग्वेज था, या स्क्रिप्ट बड़ी प्यारी थी, ऐसी कोई बात हमसे शेयर करें? ऐसा केबीसी में ही एक बार हुआ था जी। कि मोस्टली अरविंद लिखते थे और मैं उनके लिए मतलब यूजुअली जो मेन वाली जो लाइन थी वो लिखते थे हमेशा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर के साथ बैठता था, ताकि अगर कुछ टाइम पे अगर ये करना रहे तो असिस्ट करता था उनको। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं देखते हुए लाइव चल रहा था, तो उसके बीच में ब्रेक आने से पहले वो ब्रेक के लिए एक लाइन चाहिए होती है, तो गेस्ट का जो उसकी बातों से मैंने उसके ऊपर से एक लाइन बना ली थी पहले ही, और मैंने डाल दी, मतलब उनके पास तैयार थी और वो मैंने वहां पे डाल दी। तो जो डायरेक्टर था उनके पास भी वो होता है, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये ओके है, इसको निकाल दो। तो उनको लगा वो अरविंद ने लिखा है, और देन वाज लाइक एवरीवन केम अप एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो कुछ तो लाइन थी, मतलब आई कांट अभी इट वाज लाइक 4-5 years ago now. Then it was a big applause, I suppose. अच्छा ही हुआ होगा कुछ। Everyone, even the producer called me up, अरे अच्छा you're doing well. क्योंकि तब तक ऐसा होता है ना कि हाँ कोई तो है सेट पे, कोई तो एक ऐसे ही बंदा है जो करते रहता है, बट जब ये होता है तो सब लोग पहचानने लग जाते हैं। तो ज्यादातर देखा जाता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर होता है ना, वो हमेशा है ना बैक ऑफ द माइंड किसी से बात भी करता है, देखता भी है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ वर्ड्स चलते रहते हैं। इज दैट अ सेंस व्हिच यू ऑलवेज हैव सिंस योर बचपना, कि हमने वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा गौर किया? वोकैबुलरी पे तो क्योंकि आप वर्ड्स पे खेलते हो। हाँ, ये बात है कि वर्ड्स का फायदा होता है कि अगर मैंने ये देखा कि इनोसेंट एज में मैंने जो कुछ भी ज्यादा पढ़ा है, जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है, वो मेरे साथ रहा है। जी जी। कि जब मेरे ऊपर कुछ बाकी इंप्रेशंस नहीं थे ना, तो वो जल्दी मैंने कैच कर लिया, तो वो मैं एज ए वोकैबुलरी इकट्ठा नहीं करता हूँ, वो अपने आप मेरे पास आ जाता है। पेरेंट्स का क्या रोल था आपके साथ? पेरेंट्स का कहीं ना कहीं तो होगा मुझे। पेरेंट्स का लेट मी जस्ट पुट दिस वर्ड बिकॉज़ मैं चाहूंगा कैप्शन में चले जाए। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि बचपन में है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो शुरुआती दौर के अंदर भी दे आर द एक्सेप्शनल, जो भगवान के दिए हुए, गॉड के भेजे हुए स्पेशल केसेस होते हैं। बट ज्यादातर मैंने देखा पेरेंट्स का फायदा बच्चों को है ना किसी जगह पे होता है, जब बच्चा ऑब्जर्वर हो। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने पेरेंट्स में? मेरे पेरेंट्स का दोनों का भी एक था कि दे वर हार्ड वर्कर्स, बोथ ऑफ देम, कि कभी उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने देखा है आज तक कैसे, मतलब काफी जो मुश्किल हालातें थी जब मैं छोटा था, तो पर तब भी मेरे पिताजी हमेशा हंसते रहते थे, और उन्होंने जिस तरह से डील किया है, वो होता है ना लाइफ इज ब्यूटीफुल वाला जो एटीट्यूड होता है, वो वाला। और उनकी हर बात अप टू डेट थी, मतलब सुंदर अक्षर, सुंदर बोलना। वो हमेशा ये एनकरेज करते थे कि मजाक में भी कुछ गंदी चीज मत, गंदा मत बोलो, अच्छा तुम्हें बोलने को भगवान ने दिखा दिया है, अच्छी जुबान दी है, तो यू शुड लर्न द बेस्ट थिंग। सो दैट वाज वन थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम। तो उसका फायदा होता है अभी भी लोग, ये होता है। और ये कैसा ना कि ये चीजें अपने को जानबूझ के सीखनी नहीं पड़ती, बस देखते हो अपन उठा लेते हो उसको अनजाने में। वैसे ही माँ का ये था कि शी वाज आल्सो लाइक आउटगोइंग, कि जाओ लोगों से मिलो, दिन भर काम करते रहो। मतलब इवन इन, मुझे याद है कि समर हॉलिडेज में भी माय मॉम यूज्ड टू आफ्टर माय 10th शी ऑलवेज एनकरेज मी टू गो आउट एंड, मतलब धूप है तो घर में बैठे हैं कूलर लगा के, ऐसे नहीं, या तो घर में पढ़ रहे हो या फिर बाहर जाओ कुछ काम करो, पास वाली दुकान में जाओ, कहीं कुछ काम ढूंढ लो और काम करो। और दूसरा, उसने मुझे पढ़ना सिखाया, न्यूज़पेपर, किताबें। तो मैंने खूब पढ़ा, मतलब तब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट सा था, बाहर जाता नहीं था। तो मैंने जो किताबें पढ़ी उस वक्त। ये कौन से उम्र में थी? That was when I was in 8th standard. Okay. समझ लीजिए 10 साल 12 साल। मतलब अब तो आप समझ जाइए दोस्तों कि स्पेशली जो बच्चे अभी सुन रहे होंगे इस खूबसूरत जर्नी को, ये 8 और 8 तो 9th का सही में एक वो वक्त रहता है कि इवन, और अगर पहले भी अगर आप चलते हैं तो ज्यादातर पेरेंट्स यही कहते हैं अमोल जी की बच्चों ने हमेशा न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने की उनकी स्किल भी बढ़ जाती है, दिमाग भी मजबूत हो जाता है, करंट अफेयर्स पे भी वो बच्चा चलता है, और साथ ही साथ में उसकी एक अलग से सोच भी बदल जाती है। इज इट ट्रू? राइट, बिल्कुल। वाओ, एक कितना कुछ सोचने को, मतलब आदमी सोचना शुरू कर देता है जब हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं बड़ों की, बहुत कुछ। और फिर उसके बाद में हम जब समाज में चीजें देखते हैं तो हमें फिर हमारा एक ओपिनियन तैयार होने लगता है। करेक्ट। एंड देन वी हैव अ लॉट टू से, तब कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। फीचर फिल्म का दौर कैसा रहा? आपने फीचर फिल्म्स और ये सब में भी अपनी स्क्रिप्टिंग किसी, तो कोई मराठी एक्ट या इसमें भी आपका रोल रहा है?
एक्ट में तो नहीं, कुछ ऑडिशंस वगैरह ऐसा। मराठी में मोस्टली फिल्मों में मैंने शुरुआत की थी, बट फिल्मों में बहुत ज्यादा एक दो जगह मैंने असिस्ट किया लोगों को, कुछ डायलॉग्स वायलॉग्स लिखे, उसमें मुझे बहुत ज्यादा नाम वाम नहीं मिला। और बिफोर आई कुड गो अहेड आई गॉट दिस, मतलब थोड़ा कमाई का भी देखना था तो रियलिटी शोज मिलते गए, तो मैं इस तरफ हो गया। और साथ ही साथ मैं कुछ स्क्रिप्ट्स लिख रहा था बिफोर कोरोना, सो इट गॉट अ ब्रेक बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो नाउ अगेन आई एम रिबिल्डिंग। अभी कैसा हुआ, आफ्टर शिफ्टिंग टू नागपुर I'm rebuilding my own life. A lot of things got upset. तो मैं उसको फिर से बना रहा हूँ। अब मैं फिर से पुरानी जो अधूरी स्क्रिप्ट्स है उस पे काम कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अधूरी कहानी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे फेसेस से हम मिलते हैं, लोगों से मुतासिर कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, जिन्हें मार्गदर्शन तो मिला है लेकिन साथ साथ में उसने एडेप्टिव लर्निंग पे भी ज्यादा ध्यान दिया। सो इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी। आपने एक दो जगह पे आपने कुछ ROI का भी जिक्र किया आपके प्रोफाइल में, और आप अभी मेरे ख्याल से शायद मार्केटिंग और इन टीम के साथ, तो लिखने के साथ साथ में मैनेजमेंट स्किल कैसे डेवलप हो गई? मैनेजमेंट एज इन आई वाज पार्ट ऑफ, जैसे मैं एजेंसी में काम करता था तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी हम लोग लिखते थे जी, तो मोस्टली माय पार्ट वाज कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट। तो जैसे डिस्कशंस होते हैं कि हमें ये चाहिए, उनका जो ब्रीफ होता है उसके हिसाब से बना करके हम लोग फिर ये करते हैं। तो आई वाज, well that sounds very good। आखिरी में मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पोएट्री जो होती है ना दिल को छू जाती है, तो मैं सुनना चाहूंगा आपकी अगर कोई खूबसूरत सी नज्म अगर आप सुना दें तो। हाँ, नज्म से मैं जनरली जब मैं पोएट्री सुनाता हूँ मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब भी मैं कोई कहता है पोएट्री की बात कर, तो मैं इससे शुरुआत करूँ। मेरे लिए प्रार्थना जैसा है। कुछ लाइनें ऐसी बनी कि दिवाली का दिन था और सवेरे कुछ जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, और दिन भर वो जैसे दिन आगे बढ़ा शाम की, और शाम को दिए जले, और फिर बीवी ने कहा चलो कुछ एक लाइनें लिख दो, मैं फेसबुक पे डालना है। तो वही चल रहा था दिमाग में, जो जवानों की शहादत थी। तो लाइनें पंक्तियां कुछ ऐसी बनी कि समृद्ध पर्वों का उजाला, हर मिठाई का निवाला, बेखटक जब रात सो तब मुझे तू याद आए, आकाश में तारों से मिलता जब पटाखा झिलमिलाए, झूमते खुशियों से आंगन तब मुझे तू याद आए, सरहद पे तेरे सख्त पहरे तो ये मुस्कुराहट है सलामत, जब अमन की पंक्तियां हो तब मुझे तू याद आए। इस दिवाली एक अर्जी है मेरी भगवान से ये, चैन की घड़ियों में भी मन त्याग तेरा ना भुलाए, संपन्न त्योहारों में जब मैं सफलता के लू निवाले, गर्व मेरा सर चढ़े जब तब मुझे तू याद आए। तो ये बड़ा पूरा इमोशनल बना दिया सर आपने आज, बड़े खूबसूरत। और वो भी ऐसा मोमेंट आपने बताया कि जब जवानों की इन कैफियत के बारे में जब आप जिक्र कर रहे हैं, और उस खूबसूरत नज़्म जो आपने अपनी ज़बान के जरिए जो अभी एक्सप्रेस किया, कि लिखने में तो आपको बहुत पेन हुआ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब मैं उसको छोड़ के मैं सिर्फ दिवाली पे कुछ लिख नहीं सकता था। इट वाज इम्पॉसिबल एट दैट टाइम, क्योंकि जब दिमाग में वो चल रहा था तो अपने आप ही वो जुड़ गया। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ थोड़ा सा अपनी वो भी बताइए कि आपने उसमें भी काफी कुछ, आपका कहना है कि इट्स प्लेज अ मेजर रोल, बिकॉज शांति अगर आपको मिलती है तो ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटर बड़ा अच्छा काम कर पाते हैं। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअल का ऐसा रहा कि मैंने यही देखा कि मैं बम्बई में था तो कितना कुछ वहाँ पे करने को मिल जाता है, मजे होते हैं, पब्स होते हैं जी, सारे फ्रेंड्स, हर तरह की तुम्हें जो वहाँ पे जो चीजें होती हैं वो करने को मिल जाती है। तो सारे मजे करने के बाद भी ना यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और हर जगह आदमी तड़प के रह जाता है, बहुत सारी चीजों के बीच में ना हीटअप हो जाता है। तो वही जो बचपन से ही इसका मतलब क्या कहते हैं, इस चीज को मैं ढूंढता था कि क्या है, मतलब लाइफ क्यों है ऐसा। तो समझ में आया कि जब तो काफी कुछ मैंने सुना, अच्छे स्पीकर्स को सुना, काफी कुछ पढ़ा मैटर, और जो भी शॉर्ट में मैं अपने इसके लिए लेके आया है। तो आपको एक एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं। मैंने स्कूल में हाल ही में कुछ बच्चों को बताया कि सिंपल सी बात है, जैसे लिविंग इन द मोमेंट। लिविंग इन द मोमेंट यानी लोग उसका मतलब आजकल ऐसा निकाल लिया कि जब मुझे अभी बस शराब पीने का मन है, मुझे बियर पीने का मन है, तो बस जाओ रात को पी लो, बस आगे की मत सोचो। तो दैट्स नॉट लिविंग इन द मोमेंट। ओके, लिविंग इन द मोमेंट यानी जो मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया है, वही बात कि मैं कोई भी चीज करता हूँ तो ध्यान से करूँ,
ओके पूरा इमर्स हो गया। अगर मैं कुछ मुझे अगर कहा गया कि मुझे अच्छी हैंडराइटिंग में कुछ लिख कर लाना है, तो हैंडराइटिंग अच्छी से अच्छी निकालने में मैं पूरे जुट जाऊं। मेरी मतलब मैं जब उस वक्त जब ऐसा होता है ना कि बच्चों के और सभी का ऐसा होता है कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो हम पूरी प्यास और भूख भूल जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए पूरे भूल जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए होते ही नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है चींटी भी काट के चली जाए तो या मच्छर काट ले पता नहीं चलता। सो दैट इज व्हेन यू सीज टू बी, तुम खुद होते ही नहीं हो, तब जो है वो डिवाइन है ना वो उतरता है, वो फ्लो होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके, तो उस चीज का आप हमेशा पूरा देर अगर मैं इस बात का अभ्यास करूं दिन में कि मैं पूरे ध्यान से पूरी anything what I want to do should have to be completely best with that only. Yes, fantastic. So that is living in the moment. तो ये अगर मैं ये करूं तो हर चीज मेरी अच्छी होगी, उसके रिजल्ट्स भी अपने आप अच्छे होंगे। तो मुझे रिजल्ट्स के लिए, मार्क्स के लिए कुछ करने की जरूरत है। With this final words of this खूबसूरत journey, I just want to know your final words to the people, those who are addressing, those who are watching you. क्या उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, as far as you said about living with the moment, उसको लेते हुए, और साथ में अपने जो बच्चे चाहते हैं इस लाइन में उतरना या कुछ स्क्रिप्टिंग या कुछ क्रिएटिव राइटिंग या कंटेंट को ऊपर पे लेके, उन्होंने किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जस्ट 2-3 लाइंस, 4 लाइंस, 5 लाइंस। एक तो वही है कि जैसे मैंने कहा ईमानदारी और दूसरा पढ़ाई, कि पढ़ाई करते रहो। जिस बात में अगर किसी को पोएट्री में इंटरेस्ट है तो पोएट्स का सुनो, जाकर के अच्छे पोएट्स सुनो। बहुत कुछ किताबें आज अवेलेबल है मार्केट में, तो जाके गुलजार साहब हैं, बड़े राइटर्स हैं, जाकर पढ़ो। प्रसून जोशी जी हैं। तो अगर कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, तो अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो तो गो टू मुंबई, एक्सपोज योरसेल्फ। करेक्ट। सेकंड इज दिस, एक तो पढ़ाई करो, दूसरा ईमानदारी, तीसरा एक्सपोज योरसेल्फ। यू कांट सिट एट होम, यू कांट बी सिक्योर, सुरक्षित रह करके नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, थोड़ी गालियां खानी पड़ेगी, थोड़ा मार खाना पड़ेगा। करेक्ट। और शायद वही एक जिंदगी का सही है। बस यही तरीका है, और ऐसे ही मैं भी सीखा हूं। मैंने जिनको भी करते हुए देखा है, वो भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। तो नहीं, बहुत अच्छा। मैं अब आपके सामने एक बात जरूर कहूंगा मिस्टर अमोल की, दैट योर फेस इटसेल्फ इज इट्स लाइक अ डिवाइन, इट्स लाइक अ वेरी पेशेंस। ऐसा लग रहा है जैसे शांत जैसा चेहरा आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, और एक खूबसूरती वो जिसके अंदर में लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वही चीज को आपने अपने फेस के ऊपर पे हमेशा रखा, जो आपका काम भी शायद उस पे दर्शाता है, बीइंग एज अ प्रॉपर राइटर और एनीथिंग व्हाटएवर यू आर फीचरिंग योरसेल्फ। सो हियर इट वाज अ रियल जर्नी विद मिस्टर अमोल, एंड मुझे लगता है इससे आप बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी स्किल, बहुत सारी बातों को आपने सीखने की कोशिश की होगी। और हमारा काम ही है दैट विद दिस खूबसूरत पॉडकास्ट रियल जर्नी विद पॉडकास्ट विद विकी, जहां हम कोशिशें करें कि ऐसे टैलेंट जो छुपे हुए रहते, क्योंकि ये वो कलाकार है जो अच्छे कलाकारों को बोलना सिखा देते हैं। इनकी लिखी हुई कुछ बातें जब कोई कहता है वो जिंदगी भर के लिए मिसाल बन जाती है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमोल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर sweet lovely journey at podcast with Vicky. Thank you so much. Thank you once again. Keep watching our show and subscribe and like also.